Assalamualaikum ladies and gentlemen, and welcome to the Land Forces Academy. So dear students, I am your instructor, Dr. Sajid Hassan, MBBS from Khyber Medical University, the CEO of Land Forces Academy, qualified from PMA 1 for World Long Course and AMC. आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फोर्सेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पास्ट पेपर्स के ऊपर है। जीडीपी के पास्ट पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे। सो आवर टॉपिक इज जीडीपी पास्ट पेपर्स। देखिए, पास्ट पेपर्स को डिस्कस करने का मकसद यहाँ पे ये है ताकि आप लोगों को एक जनरल आइडिया हो जाए कि जीडीपी के पेपर्स किस तरह होते हैं, आप लोगों ने तैयारी किस तरह करनी है। अगर आपको पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस मिल जाए तो खुद आपने उनको किस तरह तैयार करना है। यहाँ से आपके ये 3 चीज़ें कवर होंगी। रिलेटेड टॉपिक्स भी आपके कवर होंगे। अगर एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो उसको आप लोगों ने किस तरह अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और अगर आपको एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन मिल जाए तो उसको आप लोगों ने तैयार किस तरह करना है, उससे रिलेटेड पॉइंट्स किस तरह तैयार करने हैं और आपके टेस्ट में क्वेश्चंस किस तरह आएंगे। सो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो आप लोगों के टेस्ट का पोर्शन है वो इंटेलिजेंस पोर्शन है। इसमें हम सबसे पहले इंटेलिजेंस पोर्शन को डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे पास टेस्ट है ये 10 मार्च को हुआ है, ठीक है। 10 मार्च को ये टेस्ट हुआ है, ये उसके क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके इंटेलिजेंस पोर्शन में आया है उसमें ये आपको बताते हैं कि पाकिस्तान इज टू इस्लामाबाद एज टर्की इज टू। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अगर आप देख ले तो आपसे कैपिटल्स का रिलेशन पूछा गया। जिस तरह देखिए, पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है तो टर्की का कैपिटल क्या है, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपका आंसर हो जाएगा अंकारा, ठीक है। अभी देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि पिरामिड्स आर इन। अभी आपसे लोकेशन पूछा गया है जो कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये आपके पास इजिप्ट में है, ठीक है। थर्ड जो आपके पास क्वेश्चन है सऊदिया इज टू, यहाँ पे ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इस तरह हमें मिला है। बाकी इसमें आपसे जो ऑप्शंस थे उसके मुताबिक आपसे कैपिटल का पूछा गया है, ठीक है। सो रियाद आपके पास सऊदी अरेबिया का कैपिटल है। अब्दुल सलाम गॉट नोबेल प्राइज इन। अब्दुल सलाम जो कि पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट थे फिजिक्स की फील्ड में, उन्होंने 1979 में नोबेल प्राइज हासिल किया था। अच्छा देखिए, ये एक सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप जरा गौर कर लें। अमजद इज ओल्डर देन अकमल एंड अकमल इज यंगेस्ट देन अली, हु इज द ओल्डेस्ट। इसमें आपको ये बताया गया है कि अमजद अकमल से बड़े हैं और अकमल अली से छोटे हैं। तो आप बताएं कि सबसे बड़े कौन है। तो ऑलरेडी अमजद आपके पास सबसे बड़े हो गए, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पे इंटेलिजेंस पोर्शन देखने के बाद आपको ये अंदाजा हो गया कि सबसे ज्यादा जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कैपिटल है, ठीक है। कैपिटल से मींस यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आप कैपिटल्स याद करना लाजमी है। हम एक कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें तमाम जितनी भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनके कैपिटल्स को हमने डिस्कस किया होगा, ठीक है। तो आप उस प्लेलिस्ट को भी जरूर देख ले, जिसमें हम कैपिटल्स की जितनी भी हमारे पास कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंट वाइज जितनी हमारे पास इंपॉर्टेंट कैपिटल्स है उनको डिस्कस करेंगे, उनकी करेंसीज को भी साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा जो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, देखिए जनरल नॉलेज, आपको इंटेलिजेंस पोर्शन के लिए थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज भी जो इंपॉर्टेंट है आपके इनिशियल टेस्ट इंटेलिजेंस पोर्शन के लिए वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दे। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो आपके इंटेलिजेंस पोर्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, ठीक है। कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर हमने वीडियो अपलोड की है। इसी तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस की लिंक आपको दे दूंगा, आप उस वीडियो को लाजमी देख ले क्योंकि वो भी इंटेलिजेंस पोर्शन में काफी क्वेश्चंस उसके पूछ जाते, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे एज रिलेटेड क्वेश्चंस। एज रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, ऑलरेडी हम बना चुके हैं, वो भी आप देख ले। इन वीडियोस को देखने के बाद आपका इंटेलिजेंस पोर्शन काफी हद तक कवर हो जाएगा। बाकी हम कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पर जितने भी हमें पास्ट पेपर्स मिले तो उनको आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करें। ये एमसीक्यूज आप अपने साथ नोट कर लिया करें क्योंकि इनके आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, ये रिपीट होते हैं, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं फिजिक्स पोर्शन की तरफ। देखें, यहाँ पे हमने पास्ट पेपर्स को इस तरह से सॉल्व किया है कि जो आपका क्वेश्चन जो होता है पास्ट पेपर का उसका हमने आंसर दिया है और उससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं एक्सप्लेनेशन के अंदर।
तो आप लोग उसका आंसर भी देख लो। जो रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं तो उनके ऊपर भी काफी फोकस करें, क्योंकि जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनके आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपको पास पेपर का कोई क्वेश्चन मिल जाए तो उनको भी आप लोगों ने इस तरह तैयार करना है कि उसका आंसर और उससे रिलेटेड जितने पॉइंट्स हो तो वो आप अपने साथ तैयार कर लिया करें। यही तैयारी का बेसिक तरीकेकार है, ठीक है। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है कि डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या है? डायमेंशन आप लोग जानते हैं, अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसकी बेसिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे यूनिट्स में, और तो उनको हम डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। उनको बेसिक्स में रिप्रेजेंट करने को डायमेंशन कहते हैं। डायमेंशन के अपने कुछ रूल्स है, आप लोगों ने उसकी तरफ हम नहीं जाते। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी है तो उसमें हम शॉर्ट क्लिप्स शेयर करेंगे, पेड कोर्स के अंदर शॉर्ट क्लिप्स शेयर करेंगे, जितने भी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोगों का जस्ट आपसे डायमेंशन पूछा गया एंगुलर मोमेंटम का, तो ये आपके पास डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी इंटू -1 मीन्स एम मीन मास, एल मीन लेंथ और टी मीन्स टाइम, ठीक है। ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन है। आप लोगों के पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है तो उनका डायमेंशन जरूर देख ले, क्योंकि डायमेंशन से एक क्वेश्चन आपके टेस्ट में जरूर आता है। अच्छा देखिए, एंगुलर मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसको हमने किस तरह से, ये जो आपके पास डायमेंशन ये किस तरह से आए? हमने एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन पुट की है, हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन पुट की है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई किया है और आपके पास ये आंसर उससे आता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, दूसरा आपसे पास जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है एंगुलर मोमेंटम की एसआई यूनिट आपसे पूछेगी, ठीक है। एसआई मीन सिस्टम इंटरनेशनल। इसकी जो यूनिट एसआई वो क्या है? किलोग्राम स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसकी आपके पास यूनिट है। ये अक्सर टेस्ट में इस तरह भी आपको दिया जाता है लिख के, ठीक है। तो दोनों सेम चीज है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अच्छा देखिए, आपके पास, आपको मैंने पहले बताया कि एंगुलर मोमेंटम क्या है। एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये आपके पास डिफिनीशन हो गई। डिफिनीशन भी आपसे पूछी जा सकती है। अच्छा देखिए, थर्ड जो आपके पास क्वेश्चन है वो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स मींस आप थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करें। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स की सबसे पहले आप देख ले, थर्मो कहते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर या हीट को, ठीक है। ये थर्मल एनर्जी, तमाम यही चीज है। डायनेमिक्स कहते हैं मोशन को। तो थर्मोडायनेमिक्स मीन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी इसका थर्मोडायनेमिक्स, या इसका जो साइंटिफिक एक डिफिनीशन है वो क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हीट को हम वर्क में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एनर्जी, ये आपस में किस तरह इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। अच्छा देखिए, हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के दो लॉज है। सबसे पहले जो लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। याद रखें, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज आल्सो कॉल्ड तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें आपको ये कहते हैं कि एनर्जी ना बनाई जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर या कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। आपके पास एनर्जी ना बन सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, सिर्फ उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। ये आपके पास फर्स्ट लॉ की बेसिक स्टेटमेंट है। सेकंड लॉ में आपको ये कहते हैं कि एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस ओवर टाइम, ठीक है। जो आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है उसकी एंट्रोपी टाइम के साथ इंक्रीज होती जाती है। एंट्रोपी क्या है? स्टेट ऑफ डिसऑर्डर है, ठीक है। डिसऑर्डर किस तरह होगा? अगर एक ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होगी तो वो एनर्जी उसके जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी जो स्टेट होंगे उनको डिस्टर्ब करेंगे, इसी डिस्टर्बेंस को हम एंट्रोपी कहेंगे, ठीक है। आपके पास मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताता हूँ आपको। जो आपके पास साइक्लिक प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस, उसमें आपके पास चेंज इन एंट्रोपी जीरो होती है, ठीक है। चेंज इन एंट्रोपी आपके पास जीरो होगी। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जीरो के बराबर होगी एंट्रोपी चेंज। अच्छा देखिए, फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि एसी इज कन्वर्टेड टू डीसी बाय। एसी आपको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट को हम डायरेक्ट करंट में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम एक डिवाइस को यूज करते हैं जिसको कहते हैं रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। अभी देखिए, अल्टरनेटिंग करंट में आपको पता है कि बाई डायरेक्शनल होता है। आपके पास इस तरह के वेव्स बनते हैं अल्टरनेटिंग करंट में, ठीक है। और आपके पास जो डायरेक्ट करंट है यूनिडायरेक्शनल होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि बाई डायरेक्शनल करंट इज कन्वर्टेड टू यूनिडायरेक्शनल करंट बाय रेक्टिफायर, ठीक है। ये भी हो सकता है।
अच्छा देखिए, ये यहाँ पे कहते हैं कि इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं, और रेक्टिफिकेशन का मतलब ये है स्ट्रेटन्स, मीन्स यहाँ पे हम देखें कि आप वेव्स को स्ट्रेट कर रहे हैं, यूनिडायरेक्शनल कर रहे हैं, तो इसलिए इसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं। अच्छा देखिए, हमने ये तो पढ़ लिया कि एसी को हम डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं रेक्टिफायर को, लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि डीसी को हम एसी में किस डिवाइस के थ्रू कन्वर्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं इन्वर्टर। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा घर में अक्सर इन्वर्टर होते हैं, जो आपके पास डीसी जो बैटरी की आपके पास करंट होती है उसको आप एसी में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं आपके पास रेक्टिफायर्स की कुछ टाइप्स की कंपैरिजन करना चाहूंगा, क्योंकि इससे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। आपके पास 3 तरह के रेक्टिफायर्स होते हैं, एक होते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर वो होता है जो एसी करंट की हाफ वेव को आपके पास डीसी में कन्वर्ट करे। फुल वेव आपके पास वो होता है जो आपके पास दोनों वेव्स को कन्वर्ट करे। इसी तरह फुल वेव ब्रिज, ये फिर इसकी 2 टाइप्स, ये दोनों वेव्स को, ये आपके पास 2 वेव्स होते हैं, देखिए एक ये हो गई एक ये दोनों को कन्वर्ट करते हैं फुल वेव ब्रिज। और जो हाफ वेव है ये सिर्फ हाफ वेव को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर क्रस्ट को कन्वर्ट कर लिया तो ट्रफ को कन्वर्ट नहीं करेगा, और जो फुल वेव है तो ये क्रस्ट और ट्रफ दोनों को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अच्छा देखिए, आपके पास नंबर ऑफ डायोड्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर एमडीकेट में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपके इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ रेक्टिफायर कितनी होगी। तो अगर आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर हो तो वहां पे आपके पास रेक्टिफायर की डायोड्स की जो नंबर है ये 1 होगी। फुल वेव आपके पास जो सेंटर टैप रेक्टिफायर होगा वहां पे डायोड की नंबर 2 होगी, और फुल वेव ब्रिज जो रेक्टिफायर है वहां पे डायोड की नंबर 4 होगी। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है ये हम डिस्कस करेंगे और इसके रेक्टिफायर के टॉपिक में। यहाँ पे जस्ट आप लोग ये समझ ले कि पीक इनवर्स वोल्टेज आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर की वीएम होगी, आपके पास जो फुल वेव रेक्टिफायर होगा उसकी 2 वीएम होगी, और जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होगा उसकी भी 2 वीएम होगी। ठीक है, वीएम मीन 2 वीएम मीन्स के जो आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर है उसके दोगुना। ठीक है, अच्छा देखिए, यहाँ पे तीसरा जो फैक्टर है आप लोग एफिशिएंसी याद कर ले। 3 पॉइंट्स आपने यहाँ से याद करने, एक नंबर ऑफ डायोड्स, एक पीक इनवर्स वोल्टेज और एक मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, जो आपके पास हाईएस्ट एफिशिएंसी है ये फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की है। ठीक है, अच्छा देखिए, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखिए, आपसे पूछते हैं कि अल्फा पार्टिकल क्या है। तो अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली a composite particle consisting of 2 protons and 2 neutrons। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास हीलियम न्यूक्लियाई हो गया, क्योंकि हीलियम के न्यूक्लियस में भी आपके पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और अल्फा पार्टिकल में भी 2 प्रोटॉन्स होते हैं 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसी तरह हम अल्फा पार्टिकल को हीलियम न्यूक्लियाई कह सकते हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा देखिए, अगर अल्फा पार्टिकल हीलियम की न्यूक्लियाई है तो बीटा पार्टिकल क्या है। बीटा पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा अगर बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो फिर गेमा पार्टिकल क्या है। गेमा पार्टिकल आपके पास चार्जेस होते हैं और ये एक्स रेज होते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। अगर आपको कोई भी न्यूक्लियस दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप इससे अल्फा पार्टिकल को एमिट करें, तो आप लोगों ने किस तरह एमिट करना है। लेट सपोज हमारे पास एक न्यूक्लियाई है जो एक्स न्यूक्लियाई है, इसकी मास नंबर है 204, एटॉमिक नंबर है लेट सपोज 102, और आपसे अगर टेस्ट में ये पूछे कि आप इससे अल्फा पार्टिकल को इमिट करें तो आप अल्फा पार्टिकल किस तरह इमिट करेंगे। देखिए, आपने इसकी जो एटॉमिक मास है इससे 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 200। जो इसकी एटॉमिक नंबर है इससे आपने 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आपके पास हो जाएगा 100। तो ये जो आपके पास है ये डॉटर न्यूक्लियाई है, ये आफ्टर एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल आपके पास आएगा। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल को किसी भी न्यूक्लियाई से एमिट करने का तरीकेकार ये है कि आपने जो पेरेंट न्यूक्लियाई है उसकी एटॉमिक मास से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, उसकी जो एटॉमिक नंबर है उससे 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। जो आपके पास डॉटर न्यूक्लियाई आ जाएगी तो सेम उससे आपके पास अल्फा पार्टिकल की एमिशन हो चुकी होगी। ठीक है, अच्छा देख, आपके पास है वोल्टेज इज कनेक्टेड इन, वोल्टेज कनेक्टेड इन। ये क्वेश्चन आपके पास इस तरह से है कि वोल्टेज आप जब हम मालूम करते हैं जो उसकी जो डिवाइस है उसको हम किस तरह कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे जो आपके पास वोल्ट मीटर है, या पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, देखें, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास पैरेलल सर्किट में वोल्टेज हर जगह पे सेम होगा। ठीक है, हर पॉइंट्स के दरमियान। इसी तरह आपके पास जो सीरीज की सर्किट होती है तो वहां पे आपके पास करंट सेम होता है। ठीक है, सीरीज सर्किट में आपके पास करंट सेम होगा
और आपके पास जो पैरेलल सर्किट है वहां पे वोल्टेज सेम होगा। ये 2 पॉइंट्स याद रखिए, अक्सर टेस्ट में पूछा जाता है कि करंट रिमेन सेम इन विच सर्किट। तो सीरीज सर्किट में आपके पास करंट सेम होगा और पैरेलल सर्किट में आपके पास वोल्टेज सेम होगा, ठीक है। तो आपके पास जो वोल्ट मीटर है उसके थ्रू हम वोल्टेज को मेजर करते हैं और आप हमेशा एक्सटर्नल सर्किट में पैरेलल में लगाएंगे, क्योंकि पैरेलल में आपके पास वोल्टेज सेम होगा, तो वहां पे आपके पास वोल्टेज की वैल्यू के अंदर वेरिएबल नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, चेंजेस नहीं होगी। अच्छा, आपके पास जो एमीटर है, एमीटर के थ्रू हम करंट को मेजर करते हैं और ये हमेशा हम एक्सटर्नल सर्किट में सीरीज में लगाते हैं, क्योंकि सीरीज में आपके पास करंट सेम होगा। जब करंट में चेंजेस नहीं होगी तो आपको एक फिक्स वैल्यू देगी, ठीक है, जो एक्यूरेट होगी। अच्छा देखिए, वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर, ये क्वेश्चन दोबारा है तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सेम चीज है, ठीक है। आपको मैंने बताया कि ये हम एक्सटर्नल सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। एमीटर हम करंट मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं और आपके पास जो एमीटर है ये हम एक्सटर्नल सर्किट में सीरीज में लगाएं। ये सारे आपके पास एमसीक्यूज है, अपने साथ नोट कर ले या इसे स्क्रीनशॉट लें। अच्छा देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स चेंजेस या कांस्टेंट। आपके पास जो प्रोजेक्टाइल है इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। लेट सपोज ये आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है, एक आपके पास इसकी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक ही आपके पास इसकी वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें, आपके पास जो प्रोजेक्टाइल होता है उसमें हम एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट करते हैं, मींस खत्म कर देते हैं। इस तरह कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, एक आइडियल मीडिया है आपके पास, तो वहां पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करता है, फिर वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि डाउनवर्ड होता है। हॉरिजॉन्टली बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता, इसलिए आपके पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो आपके पास कांस्टेंट होती है। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है और आपसे पूछे कि ए एक्स क्या होगी, मींस हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होगी, तो अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपके पास एक्सेलरेशन 0 होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन में आपके पास पैदा नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रही। आपके पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है वहां पे आपके पास एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, आपके पास वेलोसिटी चेंज हो रही है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन पैदा हो रही है, ठीक है। और वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। वहां पर आपके पास जो वेलोसिटी है वो हर सेकंड में 9.8 मीटर चेंज हो रही है, मींस आपके पास जो एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू के साथ चेंज हो रही है हर सेकंड में, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट है ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मींस हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। आज जिस तरह हमने यहाँ पे देख लिया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास कांस्टेंट है जबकि वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रही है, तो ये एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, कुछ असर नहीं डालती, ठीक है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट जो आपके पास है कि टायर ब्रस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, आपके पास जो टायर ब्रस्ट है ये कौन से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का एग्जांपल है, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस का एग्जांपल है, ये आप याद रख ले। अभी हम यहाँ पे एक रिव्यू देते हैं आपको कि ये तमाम प्रोसेस क्या है। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट की एक्सचेंज नहीं होती, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें टेम्परेचर की एक्सचेंज नहीं होती। आइसोबैरिक प्रोसेस वो होता है जिसमें प्रेशर की एक्सचेंज नहीं होती। आइसोकोरिक प्रोसेस वो होता है जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 प्रोसेसेस को डिस्कस कर लिया, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक। अभी देखिए, एक प्रोसेस होता है साइक्लिक। साइक्लिक प्रोसेस वो होता है जिसमें एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं हो रही, हीट के अंदर कोई चेंज ना आ रही हो, प्रेशर के अंदर कोई चेंज ना आ रही हो, वॉल्यूम के अंदर और टेम्परेचर के अंदर, इन तमाम कंपोनेंट्स के अंदर अगर कोई चेंज ना ही आ रही तो इट मींस दिस प्रोसेस इज साइक्लिक। अच्छा, मैंने आपको एक और कंपोनेंट भी बता दिया, एंट्रोपी। एंट्रोपी के अंदर भी कोई चेंज नहीं होगी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। अच्छा, अभी देखिए हम एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी मर्तबा ये जितने भी एग्जांपल्स ये आपके टेस्ट के अंदर आ चुके हैं। आपके पास जो क्लाउड फॉर्मेशन है ये भी एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। रैपिड एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन अपियर थ्रू व्हिच साउंड इज पासिंग। आप लोगों ने देखा होगा जब साउंड एक मीडिया से गुजर रहा होता है तो आपके पास वहां पे कंप्रेशन एंड रिडक्शन होती है। जहां कंप्रेशन में आपके पास एयर की कंप्रेशन होती है, रिडक्शन में एयर की एक्सपेंशन होती है, तो वहां पे जो कंप्रेशन और रिडक्शन होती है वहां पे भी आपके पास हीट प्रोड्यूस होती है। और जो प्रोसेस होता है आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। रेफ्रिजरेटर आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर काम करता है। इवापोरेशन जो है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है और बॉइलिंग जो है ये आइसोबैरिक और आइसोथर्मल दोनों है, ठीक है। अच्छा देखिए, इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ठीक है।
इम्पल्स आपके पास फोर्स इनटू टाइम, ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट है। इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, न्यूटन सेकंड आर किलोग्राम मीटर पर सेकंड। याद रख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टेस्ट में पूछा जा सकता है। अच्छा देखिए, इंग्लिश पोर्शन में आपसे एंटोनिम का पूछते हैं। एंटोनिम कहते हैं अपोजिट मीनिंग को। सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि डक्टाइल की एंटोनिम क्या है। ऑलरेडी आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। डक्टाइल क्या होता है, वो मेटल जो ब्रिटल ना हो, ठीक है। डक्टाइल आपने देखा होगा वायर्स को, आपने देखा होगा वायर को आप जितना भी स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच होती जाती है, लेकिन वो तोड़ने में इतनी आसान नहीं होती, वो इतनी जल्दी नहीं तोड़ी जा सकती, ठीक है। जबकि वो मटेरियल जो जल्दी टूट जाए, जिस तरह आपके पास ग्लास है, शीशा है, जो बिखर के टूट जाए, उसको हम ब्रिटल कहते हैं। तो आपके पास जो डक्टाइल का एंटोनिम है वो ब्रिटल है, ठीक है। और अगर आपसे सिनोनिम का पूछे तो ये मेलिएबल है, ठीक है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछते हैं डोलफुल। डोलफुल की एंटोनिम क्या है, तो देखिए चेयरफुल, ग्लेड, ठीक है। ये आपके पास इसकी एंटोनिम हो गई, अपोजिट मीनिंग। सिंपली मीन्स खुशी। अच्छा देखिए, आपसे पूछते हैं वाइल्ड। वाइल्ड आपको पता है किस चीज को कहते हैं, जंगली को। टेम्प्ट किसे कहते हैं, जो पालतू होते, ठीक है, जो हमने घर में लेट सपोज अगर कोई पेट्स वगैरह पाले तो ये टेम्प्ट है। और वाइल्ड जो जंगली होते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, आपके टेस्ट के लिए प्रीपोजिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके टेस्ट का जो इंग्लिश पोर्शन होता है उसमें 60% आपके प्रीपोजिशन आपसे पूछते हैं, लाजमी आपके टेस्ट में आते हैं। तो हम प्रीपोजिशंस के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल के ऊपर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले लाजमी, और उस प्लेलिस्ट को फिर आप देख लें, वहां से आपके सारे प्रीपोजिशंस कवर हो जाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर का हमारा एक पेड कोर्स भी है, उसकी 3000 फी है। अगर आप हमारे उस फुल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें हम आपको आपकी इनिशियल टेस्ट का जो फुल ग्रामर पोर्शन है वो कवर करवाएंगे। इसके अलावा पास्ट पेपर्स के भी ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, नोट्स भी आपको मिलेंगे, टीचर का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर आपको कहीं पे कोई एमसीक्यूज के अंदर कंफ्यूजन होती है तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड भी करेगा, और प्रैक्टिस टेस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर आप हमारा ये कोर्स बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट जो हमारा है फिजिक्स का पेड कोर्स है। अगर आप हमारे फिजिक्स का पेड कोर्स बाय करना चाहते हैं तो उसकी भी सेम फी है, 3000 फी है उसकी भी। उसके अंदर हम आपको फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, जो आपकी इनिशियल टेस्ट का हिस्सा है, वो आपको कवर करवाएंगे। पास्ट पेपर्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे, टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा ये जो फिजिक्स का कोर्स होगा ये आपके नेशनल एमटीकेट, ईटा, टीसीसी, एलसीसी, इन कोर्सेज में भी ये आपको हेल्प देगा। तो अगर आप हमारे इस कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अच्छा देखिए, यूट्यूब पे जो हमारे कोर्सेज है फ्री है, ठीक है, और जो हमारे पेड कोर्सेज है उनके अंदर डिफरेंस ये है कि यूट्यूब पे आपको टीचर का कोई सपोर्ट नहीं मिलता, आपको कोई नोट्स नहीं मिलते, आपको कोई प्रैक्टिस टेस्ट नहीं मिलते। हम आपके साथ पास्ट पेपर्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं और कुछ चंद इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ यहाँ पे कवर कर लेते हैं। जबकि हमारे जो पेड कोर्सेज होते हैं वहाँ पे आपके डेली बेसिस पे प्रॉपर क्लासेस होती है, आपको टीचर का सपोर्ट मिलता है, प्रैक्टिस टेस्ट, नोट, सारी चीजें आपको मिलती है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब। वस्सलाम।